हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप इससे पहले परमाणु मॉडल के बारे में जो पढ़े हैं वो पढ़े हैं डाल्टन का परमाणु मॉडल। और आपको पता होगा परमाणु मॉडल, जो प्रथम परमाणु मॉडल दिया है वो डाल्टन ने ही दिया है। कि डाल्टन ने ही बताया था कि कोई परमाणु भी होता है और परमाणु मिलके कोई अणु बनाते हैं और अणु मिल कर कोई पदार्थ का रूप ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो परमाणु मॉडल डाल्टन ने दिया था वो पूरी तरीके से पूर्ण रूप में नहीं था। कुछ बातें बताई थी कि परमाणु है, ये बात तो बताई थी, लेकिन उसके बाद और भी वैज्ञानिक हुए, जैसे थॉमसन है, चैडविक है, रदरफोर्ड है, उन्होंने भी अपने परमाणु मॉडल दिए और बहुत सारी बातें बताई। तो स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ेंगे वो थॉमसन के परमाणु मॉडल के विषय में पढ़ेंगे कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है और क्या कहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की परमाणु में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए सन 1898 ईस्वी में जे थॉमसन ने एक मॉडल प्रतिपादित किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। स्टूडेंट्स समझेंगे कि इससे पहले जो कोई भी परमाणु दिया था, जो डाल्टन ने दिया था, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति के बारे में कोई बात नहीं की गई थी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं और हैं तो कहाँ हैं, क्या स्थिति है उनकी, किस तरीके से वो रह रहे हैं, ये बात नहीं बताई गई थी। तो थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति ये है, इससे संबंधित उन्होंने एक परमाणु मॉडल दिया था ये। अब इस मॉडल के अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या वाला एक ठोस सूक्ष्म गोला माना जाता है। मतलब ये कि जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 10⁻⁻10, और कैसे गोल है, बिल्कुल गोलाकार है, और सूक्ष्म मतलब छोटा है, सूक्ष्म गोला माना जा सकता है, जिस पर प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण धनावेश है। और उन्होंने ये भी बात कही, जो गोला है उस पर क्या है, प्रोटॉन की उपस्थिति है, और प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण क्या है, धनावेश है, क्योंकि प्रोटॉन कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो यहां तक ये बात क्लियर हुई। तथा इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। जो धनावेशित पार्ट है उस धनावेश में क्या धसे हुए हैं, आपके ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे हुए हैं। जिस प्रकार तरबूज में उसके बीज धसे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखिए तरबूज देखा होगा, तो आप देखिए ये तरबूज का एक मैं आपको इसमें देख पा रहे होंगे चित्र में कि तरबूज है, और तरबूज में आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर के क्या है, ये बीज हैं जो रेड कलर के आपको देखिए दिखाई दे रहे हैं। और जो लाल लाल ये गूदा दिखाई दे रहा है, जिसको कह देते हैं हम, जिसको खाते हैं फ्रूट जो होता है, ये क्या, ये इन्होंने जो माना था थॉमसन ने, इस रेड कलर को पूरा धनावेशित भाग माना है। और जो रेड जो ब्लैक बीज है इसके अंदर धसे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन परमाणु में धसे हुए होते हैं, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं। समझ गए? तो इसको तरबूज मॉडल की भी बात कही गई थी। तो इसको देखिए हम एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे, और इससे पहले हम समझ लेते हैं और इसके बाद में क्या क्या बात हुई। देखिए, थॉमसन को सन 1906 ईस्वी में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो थॉमसन वैज्ञानिक है 1906 में उनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, और क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, जो इंटरनेशनल प्राइज है, बहुत बड़ा प्राइज माना जाता है। तो इस तरीके से ये बात रही। अब इसके हम देखिए एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से इसको हम समझेंगे भी। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम समझेंगे इस तरीके से। ये चित्र था जो जिन्होंने बनाया, मतलब एक तरबूज के आकार का है, और ये ब्लैक ब्लैक जो दिखाई दे रहा है, इस तरीके से समझो जैसे रेड कलर का जो उसके अंदर गूदा होता है, और ये जो आपको दिखाई दे रहे इलेक्ट्रॉन, जिस तरीके से ब्लैक बीज जो होते हैं उसके सीड उसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं हम, ऋणावेशित कण कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और पूरे के पार्ट को इन्होंने क्या माना था, धनावेशित भाग माना था, मतलब प्रोटॉन का ही रूप माना था।
तो इस मॉडल को कहा जाता है परमाणु मॉडल या परमाणु का थॉमसन मॉडल कहा जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के लाभ मतलब एडवांटेज। अब जो थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया उसके एडवांटेज क्या क्या है, क्या क्या लाभ है, मतलब फायदे, हमें क्या क्या चीज के बारे में इससे फायदे मिल रहे हैं, अब हम उसके विषय में जानेंगे। देखिए इसमें पहला पॉइंट है, समस्त धनावेश एक सूक्ष्म गोले के रूप में फैला रहता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। पहली बात तो ये हमें पता लग गई थी, ठीक है, इससे ये फायदा हुआ। दूसरी बात, परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की यह व्यवस्था एक स्थायी संरचना प्रदान करती है। मतलब इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो व्यवस्था है वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, ना कि ये नहीं कि कभी बदलती रहती है, बल्कि स्टेबल स्ट्रक्चर है। तीसरा पॉइंट, यह परमाणु मॉडल स्पष्ट करता है कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान समान रूप से वितरित रहता है। अब तीसरी बात इन्होंने ये कही थी कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरा मतलब समान रूप से वितरित रहता है, मतलब सब में पूरा के परमाणु के अंदर समान रूप से होता है। ऐसा नहीं कि किसी पार्ट में किसी साइड में ज्यादा हो गया किसी में कम हो गया, बल्कि ऐसा नहीं, समान रूप से क्या होता है, फैला रहता है, मतलब वितरित रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है थॉमसन मॉडल की सीमाएं, मतलब लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल। अब इससे तो हमारे फायदे हुए, अब इसके अंदर कुछ कमियां रही हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस थी, क्या क्या कमियां रही हैं, उस कमियों के विषय में हम जानेंगे। नंबर 1, परमाणु का यह मॉडल परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में सफल रहा, जबकि रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग और परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। एक कमी इसकी ये बात रही थी कि जो रदरफोर्ड का आपका प्रकीर्णन प्रयोग था और परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये करने में असफल रहा, जबकि क्या की थी इसने, परमाणु का ये मॉडल जो था परमाणु की विद्युत उदासीनता की व्याख्या करने में तो ये सफल रहा था। एक कमी इसकी ये थी। दूसरा पॉइंट, परमाणु का यह मॉडल ऋणावेशित कणों को धनावेशित भाग में एक साथ रहने की व्याख्या करने में असफल रहा। मतलब इस बात में असफल रहा था कि परमाणु में जो ऋणावेशित और धनावेशित कण हैं एक साथ किस तरीके से रह पाते, इसकी व्याख्या ठीक से नहीं कर पाया था। तो ये कमी इसकी ये भी रही थी। तो ये होगी इसकी लिमिटेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स देखिए इसको हम समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले यूनिट में चैप्टर फर्स्ट में हमने डाल्टन का पढ़ा, उसके बाद में हमने थॉमसन का पढ़ा। थॉमसन ने कुछ और बात बताई परमाणु के बारे में, लेकिन इससे भी जो रदरफोर्ड वैज्ञानिक है वो भी सहमत पूरी तरीके से नहीं थे। तो उन्होंने भी एक अपनी परमाणु मॉडल की खोज की और इन्होंने भी एक अपना परमाणु मॉडल दिया, और उस परमाणु मॉडल के बारे में अब इन्होंने देखी क्या क्या चीजें बताई हैं, क्या क्या जानकारी दी है और इनका परमाणु मॉडल क्या कहता है। तो देखिए इसके विषय में हम जानेंगे विस्तार से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, मतलब ई का मतलब अर्नेस्ट पूरा नाम जो था इनका वो था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की। इससे पहले अभी परमाणु का नाभिक नहीं खोजा गया था, सिर्फ परमाणु के बारे में बात हो रही थी। लेकिन 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया कि परमाणु में नाभिक भी है, कोई चीज है जो बीच में है उपस्थित, उसको क्या किया, नाम भी दिया था नाभिक। इसलिए 1911 में परमाणु के नाभिक की खोज की थी। किसने की थी, वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। आगे क्या कहते हैं, रदरफोर्ड ने सोना चांदी आदि धातुओं की पतली चादर पर, बहुत पतली चादर ली, एल्फा कणों की बमबारी की। उस चादर पर क्या की, एल्फा कणों की बमबारी की, और यह पाया कि अधिकांश एल्फा कण धातु की पतली चादर को भेद कर निकलने वाले एल्फा कणों की दिशा परिवर्तन का अध्ययन चादर के पीछे लगी ZNS मतलब जिंक सल्फाइड की प्लेट पर किया गया। इसको हम प्लेट भी कह सकते हैं या पर्दा भी कह सकते हैं, जो पीछे लगा हुआ होता है।
समझिए, ये इस तरीके से अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट को देखिए विद हम डायग्राम समझेंगे तो वहां से हमारी बात समझ में आएगी किस तरीके से इन्होंने ये सिस्टम लगाया था, अल्फा कणों की बमबारी कैसे की और जिंक सल्फाइड की प्लेट क्या थी, कहाँ लगी, कैसे लगी। तो ये एक चित्र के माध्यम से ठीक से हम इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा डायग्राम है इससे हम देखो उसको समझेंगे ठीक से। देखिए यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया है कोई, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है यहाँ से बमबारी की है और इससे बमबारी किसकी की है, एल्फा कणों की, जो ये जा रहे हैं। ठीक है, अब एल्फा कणों की बमबारी की है। ये जो पतली सी आपको एक परत दिखाई दे रही है, ये सोने की पतली पिन्नी, मतलब सोने को बहुत ज्यादा बारीक करके यहाँ पर उसको लगा दिया गया है। और जैसे ही इस पर एल्फा कणों की बमबारी हुई है तो ये जो राउंड में है ये आपकी जिंक सल्फाइड की प्लेट, जिसको आप पर्दा भी कह सकते हैं। तो इसमें एल्फा का टकराने के बाद कुछ इस तरीके से निकली हैं, जो सामने को दिखाई दे रही हैं, जो सीधी निकली हैं। कुछ थोड़ा एंगल में बहुत ज्यादा चेंज भी आया है, कुछ इधर को चली गई है, कुछ इधर को चली गई है। जब इस पर जाकर टकराई है तो यहाँ पर एक अलग अलग क्या है, एक चमक उत्पन्न हुई है और किरणों का पता लगाया। अब इसके बेस पर पता लगाया कि परमाणु का नाभिक की जो खोज हुई थी वो किस तरीके से हुई थी और कैसे हुई थी। तो स्टूडेंट्स, ये इसका डायग्राम है, आपको इसको डायग्राम को बनाना है। और सेकंड जो डायग्राम है उससे हमारी ये बात समझ में आ जाएगी अब ये क्लियर के किस तरीके से ये रेज हैं जो निकली हैं। अब इसको हम बड़े रूप में देखेंगे, उसी डायग्राम को, जो रेज आकर के टकरा रही थी, जिस तरीके से जो क्या आपके परमाणु से निकल करके जो जिंक सल्फाइड के प्लेट पर किस तरीके से निकल रही थी। तो अब देखिए, जो धातु की पतली परत थी वो उसके अंदर ये परमाणु का रूप है। ठीक है, अब ये जो परमाणु है जो आप देख पा रहे थे, अब इसने अल्फा कणों की जो बमबारी की है, जो किरण आ रही थी वो इस तरीके से देखिए आई हैं। जैसे अल्फा कण है, हमने देखा है कि कुछ क्या सीधे निकल गए हैं। जब सीधे निकले तो बात समझ में आई कि इसके अंदर परमाणु के अंदर जो भाग है अधिकांश वो क्या है, खाली है। जब खाली है तभी तो सीधे निकल गए। कुछ किरणें टकराई हैं तो कुछ थोड़ा सा विचलित हुई हैं, तो उससे हमें कोई पता लगा है कि हाँ इसके अंदर कोई बात चीज है जिससे टकराने के बाद किरण थोड़ा विचलित होकर निकल रही है। कुछ किरण ऐसा भी देखा कि जो गई है बिल्कुल पूरा का पूरा कम बैक आगे, जिस तरीके से जा रही है और टकराने के बाद पूरी वापस आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज इसके बीच में है, परमाणु के बीच में कोई पार्ट ऐसा है जो बहुत ज्यादा मजबूत है, जिससे जो पार किरण को नहीं जाने दे रहा बल्कि टकराने के बाद वापस ही भेज रहा है। ठीक है, कुछ किरण ऐसी थी जो 90 डिग्री या उससे अधिक के कोण से भी विचलित हुई है, समझिए। तो ये सारा का सारा इसका एक डायग्राम है, जो छोटा रूप था उसका ये बड़ा रूप है, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग है। तो स्टूडेंट्स देखिए, डायग्राम भी आपको बना लेना है। और ये जो बीच का भाग है, ठीक है, जो प्लस है, ये आपका नाभिक है। और इस तरीके से नाभिक की खोज हुई थी। और इसके बेस पर अब हम इसके एक एक पॉइंट को लिखेंगे और यहां से क्लियर करेंगे। अब इसमें देखिए हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। किस वाले प्रयोग से? जो भी हमने प्रयोग किया था, जो रेज अल्फा कणों की बमबारी की थी, कितना उनके अंदर विचलन आया, टकराने के बाद कैसे कैसे वापस हुई। तो देखिए इसका एक एक पॉइंट को अब हम लिखेंगे। नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण धातु की पतली चादर को भेद कर सीधे निकल जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। जैसे भी आपने देखा था, जो अल्फा कण थे वो परमाणु में जो खाली स्थान से सीधे निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं आपके, इससे आइडिया हो जाता है कि जो परमाणु है उसका जो ज्यादातर भाग है नाभिक के चारों ओर, बाकी जो भाग बच रहा वो खाली है, इसीलिए तो किरण सीधी निकल पा रही है। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। कुछ अल्फा कणों के मार्ग में विचलन होता है, मतलब कण सीधे जा रहे हैं और जाने के बाद थोड़ा सा किसी चीज से जैसे टकरा जाए और जिससे साइड से निकल जाए, मतलब क्या होता है, विचलन हो जाता है कुछ अल्फा कणों में। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के नाभिक में कुछ धनावेशित व भारी कणों द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम है। तो मतलब छोटे में ही तो था नाभिक, जब टकरा देते इस तरीके से निकल रहा है। तो एक बात ये इससे सिद्ध होती है। नंबर 3,
कुछ एल्फा कण धातु की पन्नी से टकराकर वापस लौट आते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु में कुछ धनावेशित व भारी कण होते हैं। जिसे आपने भी डायग्राम में देखा था, एक किरण इस तरीके से अल्फा का टकरा रही थी और पूरी की पूरी बेकार या वापस आ रही है। मतलब इससे फिर बात समझ में आई कि जो परमाणु के नाभिक में है कोई ना कोई तो भारी कण है, जिससे टकराने के बाद क्या किरण वापस आ रही है, ठीक है, और कैसा है वो धनावेशित भी है। तो तीसरी बात इससे पता लगी थी। नंबर 4, बहुत कम एल्फा कण 90 डिग्री या इससे अधिक के कोण से विचलित होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में जो सूक्ष्म धनावेशित भाग है वह दृढ़ और सघन है। मतलब आपने देखा था जो अल्फा कण थी वो इस तरीके से या तो 90 डिग्री पे जा रही थी या फिर इससे भी ज्यादा जा रही थी। तो इसका मतलब उससे टकराने के बाद जो किरण जा रही है, जो बीच में भाग है वो कहीं ना कहीं कैसा मजबूत भी है, दृढ़ भी है, जो किरण को नहीं निकलने दे रहा है। तो इस तरीके से देखिए नाभिक की खोज हुई थी, जो रदरफोर्ड ने अपना पूरा परमाणु मॉडल दिया, पूरा परमाणु रिसर्च करी थी। तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज के वीडियो में हमने समझा थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। इन्होंने अपने परमाणु मॉडल पे क्या क्या निष्कर्ष निकाले, क्या किस चीज पर पहुंचे, किसकी खोज किसने की। तो अब हमने इसको ठीक से समझ लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ओके, थैंक यू।